हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन फेवरेट चैनल भटनेर आईएएस। मैं दिव्या कवात्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का कोर्स जो कंटिन्यू हो रहा है दैट इज वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल, जिसमें हम नेक्स्ट लेक्चर पर बात करने वाले हैं। एंड हम टॉपिक कर रहे थे लैंड फॉर्म्स का, है ना। स्थलाकृतियाँ कर रहे थे और उन्हीं स्थलाकृतियों को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं, लैंड फॉर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। राइट, आई रियली होप आपने पिछला जो था वो रिवाइज किया होगा, क्योंकि लैंड फॉर्म्स में एक प्रॉब्लम रहती है कि आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, मिक्स हो जाता है, एकदम खिचड़ी बन जाती है ना। तो अगर आप साथ साथ में रिवाइज करते रहेंगे, अगर आप साथ साथ में एनसीईआरटी से देखते रहेंगे, तो आपको जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी ज़्यादा अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, एक क्विक रीडिंग देनी है आपको। अब आप कहेंगे भैया इतने पैसे देकर यहाँ पढ़ रहे हैं तो फिर भी हमको अलग से एक किताब पढ़नी पड़े तो क्या सेंस है। ऐसा नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज बिल्ड करनी है, हम आपको कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, हम आपको तरीका बता सकते हैं लैंग्वेज बिल्ड करने के लिए, और जो आपके दिमाग में उस चीज़ को कंठस्थ करने के लिए एक रीडिंग जरूरी होती है। ठीक है, बस वो रीडिंग देनी है आपको, नोवेल लाइक रीडिंग दे देना, आपको समझ में आएगा कि आपने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, आपको सब कॉन्सेप्ट्स मालूम है ऑलरेडी। बस एक नोवेल लाइक रीडिंग देनी है ताकि आपके दिमाग में जितने भी बिखरे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक लैंग्वेज में बंध जाएं, और प्री और मेंस दोनों के लिए ही आपका काम जो है कंप्लीट हो जाए। समझ रहे हो बात को? क्योंकि प्रीलिम्स के लिए हम फैक्ट्स तो कर ही रहे हैं, जब आप पढ़ेंगे तो वो फैक्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, है ना। और साथ ही साथ जितने फैक्ट्स पढ़े हैं वो एक लैंग्वेज में बंध जाएंगे, जिससे आपका मेंस का जो टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा सेम टॉपिक का। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि क्या किया जाए, अभी तो प्री पढ़ा दो, है ना, प्री हो जाएगा तो हम मेंस देखेंगे। अरे भाई कैसे देखोगे? 3 महीने में क्या क्या देखोगे? समय नहीं होता है ना। आपको ऑप्शनल कंप्लीट करके रखना है, आपको जीएस सब्जेक्ट्स एक रीडिंग तो एटलीस्ट सबकी दे ही देनी है, जिसमें से एथिक्स और ऐसे जैसी चीजें तो आपको एकदम अच्छे से रेडी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा स्कोरिंग चीजें हैं दोनों, सबसे ज्यादा स्कोरिंग चीजें हैं दोनों। और ऑप्शनल तो भैया 500 नंबर लेता है, ये तो मतलब शत शत नमन करते रहें इसको, डेली नमन करते रहें तो बहुत बेहतरीन रहेगा, है ना। तो ऑप्शनल की तैयारी पूरी रखें आप, एथिक्स और एसए की तैयारी पूरी रखें आप, और जीएस के चारों सब्जेक्ट्स की एटलीस्ट एक रीडिंग तो हो जाए, सिलेबस आंखों से निकला हुआ हो। तब जाकर आप 3 महीने का जो समय मिलता है, गैप मिलता है बीच में, उसमें आप ऑप्शनल के टेस्ट लिख सकते हो, जीएस के टेस्ट लिखोगे, जीएस को अच्छे से दोबारा पढ़ोगे, बिकॉज आपने तो एक रीडिंग दी है ना, इसको अच्छे से रिवाइज करोगे सारा का सारा। एथिक्स और एसए के टेस्ट लिखोगे, चलो एथिक्स तो जीएस में आ गया, एसए के टेस्ट लिखोगे, फिर उनको इवैल्यूएट करोगे, अपनी कमियां देखोगे, उस पर काम करोगे, जो सब्जेक्ट्स वीक लग रहे हैं उनको फिर से पढ़ोगे। ऐसे निकल जाएंगे 3 महीने, पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो? तो बेसिक आपको मेंस का पहले तैयार करके रखना पड़ता है, तभी जाकर आप 3 महीने में कर सकते हैं। और जब आप मेंस के लिए बहुत इलेबोरेटली पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स का जो आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है, क्लियरिंग है, क्लैरिटी है जो चीज़ों की, वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड कि मेंस पढ़ें आप, है ना। पहले मेंस पढ़ें आप, एंड देन प्रीलिम्स के उस पर आप फैक्ट्स को शार्प अप कर लें बस, है ना। फैक्ट्स को जो पॉलिशिंग है वो करनी है आपको, मेंस में बाकी सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं अच्छे से। तो हम इसलिए दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, थोड़ा सा ड्रैग करके पढ़ते हैं लेकिन दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। तो लैंड फॉर्म एक एक करके हम सब पढ़ रहे हैं, जो भी आपको लैंड फॉर्म लिखने को आ जाए अगर, तो आप लिख पाए एटलीस्ट, इस तरह से हम इसको तैयार कर लें, इतना सा मोटिव है। ओके, तो आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल एक छोटा सा परिचय हमारे नए साथियों के लिए। मैं हूं दिव्या कवात्रा, आपकी एजुकेटर, एंड डिटेल्स आप यहाँ पर बेसिक देख सकते हैं, यहाँ लिस्ट आउट कर दी गई है। एक्स फैकल्टी ऑफ भाटिया आश्रम एज वेल एज एन एक्स फैकल्टी ऑफ अनअकैडमी। ओके, चलिए, तो अभी क्या है, हम लोग बात करते हैं टॉपिक पर, और उससे पहले याद दिला दूं, मैं आप सबको एक छोटा सा काम दिया था, क्या आपको याद है? एक बिल्कुल छोटा सा आपको काम दिया गया था, क्या करना था?
ये चैनल सर्च करना था आपको और सब्सक्राइब करना था और शेयर करना था ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी के स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो इसका बेनिफिट ले पाएँ, जिसमें आपको डेली वीडियोस मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स की मिल जाएंगे। ऑलराइट, पक्का से कर देंगे? चलो ठीक है, तो फिर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे लैंडफॉर्म्स ऑलरेडी देख भी ली हैं, है ना। अब हम इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पर आ रहे थे और उसी पर चलते हैं वापस। और नदी के कार्य देखे थे हमने, नदी के कार्यों से बनने वाली बहुत बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी समझे थे, है ना। घाटियाँ समझी, वी शेप वैली, फिर आया गॉर्ज, फिर आया कैनियन, फिर आया वाटरफॉल, यानी कि ये जलप्रपात, जिसमें हमने दो चीजें देखी थी, कैस्केड और कैटरैक्ट। ठीक है, कौन सी दो चीजें देखी थी? कैस्केड और कैटरैक्ट। चलिए, फिर हमने देखा शिप्रिका। शिप्रिका यानी कि रैपिड्स, वाटरफॉल का छोटा रूप था। फिर पोर्ट होल्स देखा, रिवर बेड पर, नदी के नीचे पोर्ट होल्स का निर्माण होता है। फिर हम आए प्रौढ़ावस्था पर, युवावस्था की देखी, फिर हम आए नदी के प्रौढ़ावस्था के जो स्ट्रक्चर्स हैं उस पर, जिसमें हमने सबसे पहले देखी थी यू शेप वैली, यू आकार की घाटी। फिर हमने देखा मिएंडर, विसर्प, और फिर देखा अलूवियल फैंस, जिसमें हमने बहुत सारी इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स देखी थी, है ना। चलो, फिर आए हम वृद्धावस्था पर। वृद्धावस्था में ब्रेडेड स्ट्रीम की बात की, जिसमें फ्लड प्लेन्स हैं, मैदान है, लेवी है, ठीक है, पॉइंट बार्स हैं, ऑक्सबो लेक है, डेल्टा है, ये हमने देखा। डेल्टा के निर्माण के लिए हमने देखा था कि कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है। डेल्टा के निर्माण के लिए हमने देखा था कि कुछ शर्तें होती हैं, आवश्यक दशाएं होती हैं, जिन कंडीशंस में डेल्टा बनता है ना। उथला समुद्र हो, नदी के मुहाने के पास लहरें चल रही हों, अवसादों की आपूर्ति होती रहनी चाहिए, ये प्रकार की जो कंडीशंस हैं वो इस पर लगाई गई थी। और फिर हमने देखा था कुछ टाइप्स ऑफ डेल्टा, आकृति के आधार पर हमने डेल्टा को डिवाइड किया था। पहला डिवीजन आकृति के आधार पर, पहला चापाकार डेल्टा, दूसरा पंजाकार डेल्टा, आर्क्वेट और बर्ड फुट। आर्क्वेट मतलब बेसिक जो आप ऐसा डेल्टा देखते हैं, बर्ड फुट मतलब ये वाला डेल्टा, ठीक है। और फिर आता है तीसरा हमारे पास अबेंडेंट डेल्टा और चौथा रुंडित डेल्टा। अबेंडेंट डेल्टा कौन सा था भाई? नदी यहाँ से आ रही थी, पहले यहाँ डेल्टा बना रही थी, फिर यहाँ बड़ा सारा कोई अवसाद इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से ये नदी यहाँ से गिरने लगी, तो अब यहाँ डेल्टा बनाती है, तो इसको छोड़ दिया उसने। ये छोटा हुआ क्या है? परित्यक्त डेल्टा, यानी कि अबेंडेंट डेल्टा, है ना। फिर हमने देखा था रुंडित डेल्टा, ट्रंकेटेड डेल्टा, सागरीय लहरें हैं, ज्वार भाटा जो है, जो अवसाद है उसको अपने साथ ही बहा कर ले जाते हैं, तो उससे कुछ क्या है, कट फट कर एक भूमि तैयार हो जाती है, उसको हम कहते हैं रुंडित या ट्रंकेटेड डेल्टा। एग्जाम्पल था हमारे पास रायो ग्रांडो का डेल्टा, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड डिवीजन देखा इसका विस्तार के आधार पर। आकार तो देख लिया था, अब विस्तार की बात करते हैं। तो विस्तार की बात करें तो पहला हमारे पास है वर्धमान डेल्टा। जो डेल्टा नित्य प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसमें अवसाद और ज्यादा इकट्ठा हो रहा है और वो आइलैंड का रूप ले रहा है। सेकंड मतलब नॉट नेसेसरीली आइलैंड का रूप, बट जस्ट टू से कि वहां पर अवसाद इतना इकट्ठा हो रहा है कि वो डेल्टा का विस्तार होता जा रहा है, तो भूमि ऐसे लगता है कि बढ़ रही है, जैसे ग्रोइंग डेल्टा, वर्धमान डेल्टा। फिर अवरोधित डेल्टा, ब्लॉक्ड डेल्टा, ठीक है। जब डेल्टा का विस्तार जब रुक जाता है, निर्माण नहीं होता है, तो उसको कहते हैं अवरोधित डेल्टा, ठीक है। तो यहां तक हम लोग समझ चुके थे, यहां तक हमने बहुत इलैबोरेटली पढ़ लिया था, आराम से देख लिया था एक एक इमेज को। आई रियली होप आप सभी को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया है ना। स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गई हैं। अगर वो क्लैरिटी रहेगी ना माइंड में, तो आगे की चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएंगी। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एस्चुरी पर। हमने बात की थी कि डेल्टा और एस्चुरी में हमको डिफरेंस देखना है, क्योंकि जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, डेल्टा प्लस एस्चुरी। अब एस्चुरी की बात करें तो कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो समुद्र में गिरती तो हैं पर डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। डेल्टा ना बनाने की बजाय, मतलब डेल्टा बनाने की जगह वो क्या करती हैं, अपर्दन करके धीरे धीरे चौड़े और गहरे मुहानों का खुद ही निर्माण कर लेती हैं। एक पूरा मुहाना अपना तैयार कर लेती हैं अपर्दन कर करके,
और ये जो मुहाना बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख या एस्चुरी। अब एक बात पे गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा सोचिएगा कि डेल्टा में क्या हो रहा था। डेल्टा में नदी आ रही थी, अवसाद छोड़ रही थी और फिर पानी आगे बह जा रहा था, और ये अवसाद यहाँ इकट्ठे हो रहे थे, इसकी वजह से नदियां इसकी इधर से इर्द गिर्द से निकल रही थी, नदी का पानी इर्द गिर्द से, जिसकी वजह से डेल्टा की जो धारियां हैं वो बन रही थी। यानी कि कैसा प्रोसेस चल रहा था, निक्षेपण का, है या नहीं? कैसा प्रोसेस चल रहा था, निक्षेपण का चल रहा था। जबकि आप एस्चुरी में देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, अधोमुखी अपर्दन करके, फ्रंट एंड पर इरोजन करके धीरे धीरे चौड़े गहरे मुहानों का निर्माण कर रही है। तो एस्चुरी किसका एक्शन है, अपर्दनात्मक एक्शन है, इरोजनल एक्टिविटी है। जबकि डेल्टा क्या है, डिपोजिशनल एक्टिविटी। समझे, इरोजनल और डिपोजिशनल। क्लियर हुआ इतना? इनको ज्वार नदमुख कहा हमने। इसका निर्माण कैसे होता है, ज्वार और धाराओं के घर्षण से। जो धाराएं चल रही हैं वो घर्षण लगा रही हैं, फ्रिक्शन लगा रही हैं और पाथ बना रही हैं रगड़ रगड़ कर। वैसे ही क्या है, ज्वार भी कर रहे हैं। ठीक है, तो पश्चिम में बहने वाली भारत की जो नदियां हैं, नर्मदा और तापी, अरब सागर में मिलकर क्या करती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। इधर वाली तो हमको मालूम है सबकी सब, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी डेल्टा वाली है ना। नर्मदा और तापी जो हैं ये यहाँ पर एस्चुरी बनाती हैं। इधर वाली जो सारी हैं ये नदियां डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, डेल्टा की कंडीशंस हमने देखी थी, वो कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल होती हैं, यहाँ पर फुलफिल नहीं होती हैं, एस्चुरी बन जाती है, ज्वार नदमुख का निर्माण हो जाता है। ओके, एस्चुरी और डेल्टा समझ में आया, डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको कि भाई डेल्टा किस तरह से बनता है और एस्चुरी किस तरह से बनती है। एक इमेज दिखाती हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, ध्यान से देखो, इसको नदी आ रही है, यहाँ अवसाद है, इससे निकलकर छोटा जो अवसादित एरिया था उसको क्लियर कर दिया तो रास्ता क्लियर हो गया, तो फिर से नदी की तरह ही बहने लगी और डायरेक्ट जाकर समुद्र के अंदर ऐसे मिल गई। ठीक है, कैसे, यूं फ्रंट एंड सीधा, ये है हमारा ओशन जिसमें जाकर नदी मिल गई। ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है कैसे एस्चुरी बनी। यही डेल्टा देखें तो डेल्टा कैसा था, ऐसा। ये नदी जो है बेचारी इतनी सारी छोटी 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 स्ट्रीम्स में बंट जाती है ये पत्थरों की वजह से। जबकि एस्चुरी में क्या हो रहा है, सीधा मिलाप हो रहा है, कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है बीच में, सीधा क्या कर रही है, ओशन के साथ जाकर मिलाप कर रही है। ये है डेल्टा और एस्चुरी, एक अपर्दनात्मक और एक निक्षेपात्मक, निक्षेपणात्मक। हाँ ओके, अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक। ठीक है, समझ में आया, डेल्टा और एस्चुरी। ओके, चल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिवर रेजुविनेशन पर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, रिवर रेजुविनेशन, सरिता नवोन्मेष या पुनर्युवन। क्या होता है, आधार तल जब बदल जाता है तो उसकी वजह से नदियों में पुनर्युवन हो जाता है। ठीक है, ये आधार तल कैसे बदलेगा, अब आधार तल समझते हो ना, नदी का आधार है जो बेस, रिवर बेस, तो उसके बदल जाने से नदियों का रेजुविनेशन हो जाता है, नवोन्मेष हो जाता है। चलो ठीक है भाई, पर अब ये आधार कैसे बदले, आधार का जो परिवर्तन है समुद्र तल में ह्रास होता है, जब सी लेवल कम हो जाता है या स्थल खंड बढ़ जाता है, उसके कारण होता है। भाई दो चीजें हो सकती हैं, या तो स्थल खंड बढ़ जाएगा, ठीक है, या फिर सी लेवल घट जाएगा। दोनों ही कंडीशंस में क्या है, नवोन्मेष हो सकता है। ठीक है,
और इस पुनर्युवन के कारण घाटियों में क्या होता है, युवावस्था के लक्षण दिखने लगते हैं हमको। जबकि इन घाटियों में क्या है, ओल्ड एज, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था के स्ट्रक्चर्स होने चाहिए थे, वहां पर हमको युवावस्था वाले स्ट्रक्चर्स दिखने लगते हैं, क्योंकि नदी का रेजुविनेशन हो गया है, रिचार्ज हो गई है भैया नदी, अब दौड़ा दौड़ा के मारेगी। तो इससे होता क्या है, रेजुविनेशन से नदी में पावर आती है, स्पीड आती है, वेलोसिटी आती है, वेग आता है, जोश आ जाता है। हाउस द जोश, हाय सर, है ना। तो नदी क्या है, फिर से इरोजनल एक्टिविटी, अपर्दन के जो कार्य है वो करने लगती है, अपर्दन योग्य बन जाती है। हाँ, तो अब नदी क्या करती है, समायोजन बिठाएगी अपने नए आधार तल के साथ। आधार तल के साथ सबसे पहले समायोजन मुहाने के निकट होता है, फिर उत्तरोत्तर और आंतरिक भागों की ओर होता है। तो बहुत सारी भू आकृतियां, जैसे कि नेक पॉइंट, जलप्रपात, शिप्रिका, नदी वेदिका, अधःकर्तृ, विसर्प, ये सब बनता है। विसर्प हमने देख लिया है, नदी वेदिका देख ली है, शिप्रिका देख ली है, जलप्रपात देख लिया है, हमको देखना है नेक पॉइंट। ठीक है, तो समझते हैं नेक पॉइंट को। क्या हो रहा है नदी के रेजुविनेशन में, समझ में आ रहा है। आधार तल में बदलाव आ जाता है, कोई ऐसे ढाल बनने लग जाती है जिसकी वजह से नदी को वेग मिल जाता है, स्पीड मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, जिससे फिर नदी फिर से अपर्दनात्मक कार्य करने लगती है। और जहां पर प्रौढ़ावस्था की स्थलाकृतियां होनी चाहिए थी, वहां पर हमको युवावस्था के लक्षण मिलने लगते हैं। ये है नदी का नवोन्मेष, सरिता नवोन्मेष। ओके, डन है, डन है, डन है। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं, निक पॉइंट पर बात करते हैं। इसका एक एग्जांपल था निक पॉइंट, नदी रेजुविनेशन से बनने वाली स्थलाकृतियों का। ठीक है, तो देखते हैं निक पॉइंट क्या है। जब नदी का रेजुविनेशन होता है, तो अभी अभी हमने बात की कि भैया अपर्दन की जो पावर है इसकी बढ़ जाएगी, है ना। तो जहां पर भी पुरानी और नई अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका मिल जाती है, ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू, ऐसी परिच्छेदिका जहां पर भी मिल जाती है, वहां उसको क्या कह दिया जाता है, निक पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसको बनाने के लिए सिर्फ नदी का रेजुविनेशन ही जिम्मेदार है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, लेकिन रेजुविनेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके निर्माण का। ठीक है, समझिएगा क्या है नेक पॉइंट। रेजुविनेशन से पहले और रेजुविनेशन के बाद दो स्ट्रक्चर्स आपको दिए हैं, ध्यान से समझना। ये रेजुविनेशन से पहले की जो स्ट्रक्चर है उसको समझना। ठीक है, नदी इधर को जाती थी, फोर्स इधर लगाती थी, इधर को आती थी, फोर्स इधर लगाती थी, यहां पर अपने फ्लड प्लेन्स का निर्माण कर रही थी। ठीक है, द ट्रिब्यूटरी है, सब कुछ है। रेजुविनेशन के बाद क्या होता है, रेजुविनेशन के बाद अगर आप देखें, यहां पर ये वैली में जा रही है, वैली में जाती हुई दिख रही है, रैपिड्स बन रहे हैं, यहाँ पर रैपिड्स बन रहे हैं, रेजुविनेटेड रिवर वैली इन, ठीक है, उसमें जाती है, इरोजन बढ़ जाने की वजह से। और यही क्या है, नेक पॉइंट। ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, सॉफ्ट जोन आ गया यहाँ पर, वैली के अंदर चली गई सॉफ्ट जोन। थोड़ा सा सॉफ्ट जोन था जिसको इसने इरोड कर दिया, अपर्दन कर दिया इसका, तो ये और ज्यादा झुक कर एक घाटी रैपिड का फॉर्म ले लेता है। समझ में आया, ये क्या है, नेक पॉइंट। जो ब्राउन वाला एरिया आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, नदी का सरफेस पर होना, टेरेस पर होना, और कहाँ होना, इस वैली में होना। ठीक है, ये है बिफोर रेजुविनेशन, आफ्टर रेजुविनेशन। यहाँ से सीधा निकल जाती है, बिकॉज इसके पास पावर नहीं होती है, बहुत स्लो हो जाती है, वृद्धावस्था प्रौढ़ावस्था में आ जाती है, तो यहाँ पर क्या है, अपर्दन नहीं कर पाती है, जबकि यहाँ भर भर कर अपर्दन करके घाटी इन घाटी बनाती है। ठीक है, समझ में आया, डन। चलो, अब नदी द्वारा जो ये निर्मित स्थलाकृतियां हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर हम क्यों इनको इतना पढ़ रहे हैं, क्या ये महत्व रखती हैं हमारे लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि भूमि पर जितनी भी नदियां आपस में काम कर रही हैं, वो मुख्य तीन कारण करती हैं, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, जो हमने इस कोर्स जो चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, अब हमारे लिए इन तीनों काम के बहुत सारे लाभ है और बहुत सारी हानियां भी हैं।
ठीक है, बहुत सारे लाभ, बहुत सारी हानियां, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। अब देखो, जलप्रपात बनता है, शिप्रिका नदी की जो नौगम्यता है उसको बाधित कर देता है ना। नदी के निचले मार्ग में बहुत भारी मात्रा में अवसाद का निक्षेपण होता है, तो जिससे बंदरगाह क्या है, अवसादों से भर जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये तट था, यहाँ तो सारा अवसाद है, इतने इतनी दूर तक तो अवसाद भरा है। अब जो अगर नाव आना चाहे डॉक तक, तो वो कैसे आएगी, बंदरगाह प्रभावित हो जाते हैं इससे, है ना। इससे क्या होता है, बंदरगाह प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए डेल्टा जो है उपयुक्त स्थल नहीं होता। जैसे अगर आप देखें, हमारी जो कोस्ट लाइन है भाई, जहां कहते हैं ज्यादा कटी फटी कोस्ट लाइन होती है ना, वहां पर क्या है, तट अच्छे बनते हैं, डॉक अच्छे बनते हैं, शिपिंग यार्ड्स अच्छे बनते हैं ना। लेकिन हमारी जो कटी फटी लाइन है वो तो इधर है, लेकिन बंदरगाह ज्यादा इधर बने हुए, क्योंकि इधर डेल्टा बनता है। डेल्टा क्या है, बंदरगाहों के लिए डेल्टा उपयुक्त स्थल नहीं होता है। इसलिए फ्लैट होने के बजाय बावजूद भी यहाँ पर ज्यादा डॉकयार्ड्स बनते हैं। ठीक है, अब यही जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये नदियों में बाढ़, प्राकृतिक तटबंध, सब चीजों को तोड़ देते हैं, कृषि कायाकल्प पर जान माल का जो नुकसान पहुंचाते हैं वो अलग, है ना। जलप्रपात, गोर्ज बनाने वाली जो नदियां हैं, जल विद्युत निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नहरें हैं जो आजीविका दे रही हैं। ठीक है, अधिकांश जो नदियां हैं ताजे जल की मछली के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं, गैंजेटिक डॉल्फिन्स मुख्यतः। तो ये जो जैविक पदार्थ मछलियों के लिए बहुमूल्य रहते हैं, जो जो जैविक पदार्थ नदियां लेकर आती हैं अपने साथ अवसाद के रूप में, जो कि फिर लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। चल, तो ये हुआ हमारा फ्लूवियल एक्शन। नहीं, फ्लूवियल एक्शन में रिवर का एक्शन हुआ, नदी कंप्लीट कर लिया हमने, और फ्लूवियल एक्शन में हम तट कंप्लीट करेंगे। तटीय क्षेत्रों में सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन होता है, ठीक है, जो कि 5 तरह से संपन्न किया जाता है। सागरीय तरंगे अपर्दन करती हैं 5 रूपों द्वारा संपन्न करती, ठीक है। कौन कौन सी 5 क्रियाएं हैं, जलगति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन, अपघर्षण, एब्रेशन, सन्निघर्षण, ट्रेशन, संक्षारण, करोजन और जलदाब की क्रिया, वाटर प्रेशर। ठीक है, तटीय स्थलाकृतियां, तटीय क्षेत्रों में सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन क्रिया जो की जाती है वो इन मुख्य 5 रूपों द्वारा संपन्न होती है, हाइड्रोलिक एक्शन, एब्रेशन, एट्रेशन, कोरोजन, वाटर प्रेशर। जलगति क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण, संक्षारण, जलदाब की क्रिया। अब देखते हैं तटीय प्रक्रियाएं क्या हैं। तटीय प्रक्रियाओं की बात करें तो तटीय प्रक्रियाएं अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण बहुत ज्यादा विनाशकारी होती हैं, डिस्ट्रक्टिव होती हैं। किसी भी स्थान पर समुद्री तट, ज्वार, लहरें, धाराएं, जब भी प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं वो हमेशा प्रभावित होता रहता है ना। कोई भी तट है जो इन क्रियाओं से हमेशा प्रभावित रहता है, और तटीय भाग पर सबसे ज्यादा अपर्दनात्मक कार्य किसके द्वारा होता है, सागरीय लहरों के द्वारा होता है, जो सबसे ज्यादा अपर्दन करती है वहां पर। ठीक है, जबकि ऐसा है कि ज्वारीय तरंगें और धाराएं तटरेखा के संपर्क में आती हैं, लेकिन समुद्र तट के सीधे तौर पर नहीं प्रभावित करती। ठीक है, डायरेक्ट कोई इंपैक्ट उनका नहीं पड़ता, लेकिन सागरीय लहरें जो होती है वो डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है, बहुत बढ़िया वाला इंपैक्ट डालती है। ठीक है, पवनें क्या है, सागरीय जल की सतह पर घर्षण द्वारा लहरों को उत्पन्न करती है। तो इस समय पर क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण वायुमंडल से समुद्री जल में चला जाता है। कि एनर्जी, देखो कॉन्सेप्ट होता है ना, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड, नो बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या होता है, ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है।
ऊर्जा का ना तो निर्माण होगा ना ही विनाश होगा, तो होगा क्या? ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। स्थानांतरण होता है, सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में। ठीक है, जैसे वायुमंडल में जब घर्षण की एनर्जी थी वो समुद्री जल में ट्रांसफर हो जाती है और उसको मूवमेंट दे देती है, काइनेटिक एनर्जी दे देती है। और लहरों का जो आकार है वो किस पर डिपेंड करेगा? पवन के वेग पर, पवन के प्रवाह पर, कितनी देर तक चलेगा प्रवाह, इन सब चीजों पर आधारित रहता है। ठीक है, ये तटीय प्रक्रियाएं, तट पर क्या क्या प्रक्रियाएं चलती हैं, किस प्रकार से चलती हैं, कैसा उनका सेगमेंट होता है, ये हमने देखा। अब जो तटीय प्रक्रियाएं, आप देखो, एक इमेजिन करके देखना है, एक कोस्ट आपको क्या दिखता है जब मैं आपसे कहूं भाई एक तट इमेजिन करो, एक कोस्ट इमेजिन करो, तो आपको क्या दिखता है, किस प्रकार की स्ट्रक्चर आपके सामने आती है, कैसा मेंटल पिक्चर आपका बनता है? एक बार इमेजिन करके देखिए तो आपको चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। तसल्ली से इमेजिन करो, एकदम रिलैक्स होके, माइंड को रिलैक्स करके सोच कर देखो कि तटीय जो प्रक्रियाएं हैं उसमें तट को समझना जरूरी है, कोस्ट को समझना जरूरी है। जब हम कोस्ट बोल रहे हैं तो आपके जहन में क्या आ रहा है? पानी है, तट तभी बनेगा जब पानी है, दूर दूर तक समंदर फैला है। ठीक है, हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं, जो पानी है वो हल्का सा उठाव लेता है, आपकी तरफ आता है, फिर वापस चला जाता है। बीच लाइक एक स्ट्रक्चर इमेजिन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बहुत सारी क्रियाएं, अगर आप आराम से सोचो तो आपको बहुत सारी क्रियाएं ऐसे दिखेंगी कि भाई ये भी हो रहा है ना, ये भी हो रहा है, और हम उसको नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि वो हमें इतना नेचुरल लगता है भी नेचुरली, लेकिन फील ऐसा होता है कि भाई इट इज नॉर्मल, नॉर्मल लगता है वो इतना कि यू डोंट रियलाइज कि इतनी सारी चीजें इसमें हो रही हैं। अभी देखना, एक एक करके कॉन्सेप्ट को जब हम समझेंगे तो आपको लगेगा अरे हाँ यार ये भी होता है, पर इसका ऐसे टर्म है, इसलिए होता है, इतनी बड़ी प्रक्रिया है, ये तो हम सोचते ही नहीं है है ना, हम तो बीच में बैठ के आनंद लेते हैं भाई, टंग टंग भाई बीच का आनंद तो अलग ही है, क्या कह सकते हैं। और फिर थोड़ा हल्का हल्का सा जो सुरूर चढ़ा हो, फिर तो कहने ही क्या है। हाँ, कौन सा सुरूर चढ़ाना है वो आप पर है, तेरा 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 सुरूर, और एक जगत सुरूर तो फिर है ही चलो, तो तटीय प्रक्रियाएं चल रही हैं, और इसी के लिए मतलब जब तटीय प्रक्रियाएं काम करती हैं तो उसमें हमें एक चीज और समझनी पड़ती है कि ये जो वेव्स हैं, जो जलधाराएं हैं, ये किस प्रकार से काम करती हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे मूव फॉरवर्ड करती हैं। तो इसके लिए हमको क्या समझना होता है? सी वेव्स का मैकेनिज्म समझना होता है, सागरीय लहरों की क्रियाविधि समझनी होती है कि भाई ये काम कर कैसे रही है आखिर। सोचो, सी वेव्स का मैकेनिज्म, सी वेव्स क्या होती हैं, ये चीजों को हमको समझना है। ठीक है, 3 और 35, ओके, चलिए, तो सागरीय लहरों की क्रियाविधि पर बात करते हैं, सी वेव्स मैकेनिज्म। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा आपके लिए एक एग्जाम्पल तैयार करने लग गई थी माइंड में अभी हम बात करते हैं उस पर, तो आपको समझाती हूँ वो चीज़ मैं। लेकिन हम बात करें अगर सागरीय लहरों की, तो कुछ भी लहर क्या है, दस हो गया, लहर उठ गई, चलो मैकेनिज्म खत्म लहर क्या है, ये लो, एक और बना दी, देखो कितना फास्ट है, एक और बना दो उठा दी, इतनी सारी लहरें उठा दी, क्या बड़ी बात है, हो गया, हो गया मैकेनिज्म, इधर से उठाया उधर को डाला, हो गया। चलो, तो लेकिन इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं, उसको समझते हैं हम लोग कि मैकेनिज्म क्या है तो अगर बात करें लहरों की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी पर, कि भाई इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कब होती है, कब वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं, इस पर अगर हम बात करें तो हम समझते हैं क्या, हम ये समझते हैं कि चक्रवात के समय पर, जब साइक्लोनिक एक्शंस हो रहे होते हैं, उस समय पर सागरीय लहरें सबसे ज्यादा विनाशकारी होती, जब
चक्रवात उठ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि इस समय पर क्या होता है, छोटी लहरें बड़ी लहरों पर आरोपित होकर एक अलग ही प्रारूप बनाती है। भाई सामान्य सी बात है, एक छोटी सी लहर उठ रही थी बेचारी, ऐसे 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 जा रही थी रेंगती हुई, एक बड़ी लहर आई, चल भाई इसको सारे को धो डाला, है ना, एक बड़ी लहर ने सब धो डाला। लेकिन जब चक्रवात आता है तो फ्रंट्स ऐसे बनते हैं, वाताग्र ऐसे बनते हैं कि ये बड़ी लहर है और ये इसके ऊपर छोटी छोटी लहरें चल रही हैं। एक अद्भुत प्रक्रिया होती है। अव्यवस्थित रूप है, ऑब्वियस सी बात है, बड़ी लहर के ऊपर छोटी छोटी और चल रही हैं, मतलब बहुत अव्यवस्थित रूप हो गया। अव्यवस्थित प्रारूप का निर्माण होता है इससे। ठीक है, तो अब ये दोनों इफेक्ट डालेंगी। इसमें तो ये सबमर्ज हो गई थी, नीचे चली गई थी, इसका प्रभाव खत्म हो गया। इसमें दोनों का प्रभाव चलेगा। बड़ी लहर जो है वो तो पावरफुल है, उसका प्रभाव तो आएगा ही आएगा, और छोटी जिसको सबमर्ज हो जाना चाहिए था वो भी उसके ऊपर चढ़ के प्रभाव डाल रही है। तो अब क्या होगा कि इसका प्रभाव, इन लहरों का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब ये लहरें कहाँ जाती हैं, हमारे तट पर जा रही हैं, कोस्ट पर जा रही हैं, तो वहां पर जो भी उथला पुथला क्षेत्र है हमारा, उस तक हिट करते ही क्या है, वहां पर जल की जो गहराई है वो कम हो जाती है। लैंड हिट कर रहे हैं आप, जल की गहराई तो कम होगी, और कम हो जाने की वजह से इनका वेग खत्म होने लग जाता है। तो ये फिर क्या है, टूट कर बिखर कर आगे गिर जाती है और फिर तट की तरफ चलती जाएंगी धीरे 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 धीरे। ये छोटे छोटे, जैसे ऐसे होता है ना, बहुत बड़ी लहर आ रही थी, उन पर छोटी छोटी लहरें थी, जब पानी आया चला गया, एकदम फास्ट पेस पे आना और जाना। ये क्या है, स्वॉश। क्या कहते हैं इसको, स्वॉश कहते हैं। जब तट की ओर आगे बढ़ने लगती है टूट कर बिखर कर, ये जो लहर है हमारी, जो तरंग है, क्योंकि तरंग श्रृंग की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वो फिर टूट कर इतना पानी इधर रह जाता है, ये ऊपर वाला हिस्सा आगे आकर गिर जाता है। ठीक है, और जहां ये तरंग टूटती है उस क्षेत्र को सर्फ जोन कहा जाता है। अभी समझ में कैसे आएगा, आप सर्फिंग इमेजिन करो। क्या इमेजिन करो, सर्फिंग। सर्फिंग पता है, इस प्रकार का एक पैलेट होता है जिस पर खड़े होकर पानी की वेव्स पर बश ऐसे जाते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कुछ ऐसे होता है, यहां तक पानी होता है, फिर वो वेव वहीं खत्म हो जाती है और आप हवा में आगे वाली वेव पर पहुंच जाते हैं। सर्फिंग की वीडियो देख लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो यूट्यूब पे सर्च करना सर्फिंग की वीडियोस। सर्फिंग देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक बड़ी लहर होती है, वहां तक हम जाते हैं, फिर ये लहर तो यहीं खत्म हो जाती है, हम अगली लहर पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये टूट कर आगे बिखर चुकी है। तो ये तो क्या था, स्वॉश। जहां पर ये क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा है, सर्फ जोन। ठीक है, तो जब लहरें टूटती हैं तो जल पुलीन पर फैल जाता है, बीचेस में फैल जाता है, तट से टकराकर ये जल तट की ओर आने वाली तरंगों के नीचे अवस्थित होकर पीछे चला जाता है। टूटकर पानी आगे जा रहा है, फिर ऊपर बड़ी तरंग आती है, वापस ले जाती है इसको। और यही जो पानी का आकर वापस जाना है, इसको हम कहते हैं बैकवॉश या बैकवाटर्स, जिसको कयाल्स भी बोला जाता है। बैकवॉश या बैक वाटर। समझ में आया सी वेव का मैकेनिज्म कैसे चलता है। थोड़ी क्लैरिटी बनी होगी, मेंटल क्लैरिटी आई होगी कि भाई क्या प्रोसेस चल रहा है और कैसे चल रहा है। हाँ, कभी नीचे अवस्थित होकर पीछे वापस लौट जाता है। तो अब ये जो तटीय अपर्दन हो रहा है, पानी आएगा वापस जाएगा, अपर्दन करेगा, मिट्टी हिलाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी ना। तो ये जो तटीय अपर्दन चल रहा है, इससे अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां कौन कौन सी बनती हैं। अपर्दनात्मक बोले तो एरोजनल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां। अब क्या हो रहा है, तटीय भागों के अपर्दनात्मक कार्यों में सबसे ज्यादा प्रमुख क्या होता है, सागरीय लहरें। कैसे, एक बाउंड्री है आपके पास, ये इधर आपके पास क्या है, महासागर है, ओशन है,
और इधर आपके पास है लैंड। ठीक है, इधर हमारे पास लैंड है, उधर हमारे पास पानी है, ओशंस है। अब क्या हो रहा है, ये पानी इस बाउंड्री को क्रॉस करके इधर आ रहा है। ठीक है, आ गया, लहर उठी, आ गया। अब यहां पर इस भूमि के साथ साथ कुछ चट्टानें भी हैं। तो ये पानी अब लहर उठ रही है तो किसी फोर्स के साथ उठ रही होगी। आपने बकेट में पानी भर के रखा है, पड़ा पड़ा तो वो हिलेगा नहीं। अगर आप उसको हाथ से यूं थोड़ा सा चला दो तो बकेट में पानी हिलने लगता है, चलने लगता है, मूवमेंट लेने लगता है। किससे? आपके हाथ द्वारा दिए गए फोर्स से। तो जब महासागर से या सागर से या झील से, जहां से भी लहरें उठ रही हैं, जब ये लहरें इस पानी के स्रोत से आ रही हैं तो जाहिर सी बात है किसी फोर्स से आ रही होंगी, तभी इनको बाउंड्री क्रॉस करने का वो मिला। अदरवाइज यहीं स्टेबल रहती, अपना पड़ी है ऐसे लैंड की तरह यूं ही। लेकिन इनको हवा का, ग्रेविटेशनल का, बहुत सारे पुल पुश लगते रहते हैं। तो लहर उठी और चल दी, चली तो फोर्स के साथ चलेगा, फोर्स के साथ जाएगी तो आकर यहाँ पर फोर्स के साथ टकराएगी भी, टकराएगी तो ये चट्टान टूट जाएगी। जब ये टूट जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा? अपर्दन। ठीक है, यहाँ इसको तोड़ेगा और पानी तो वापस चला जाएगा, यहाँ इसका अपर्दन हो जाएगा। अब ये पानी किस तरह से चट्टान को काटता है, कैसी इसको शेप देता है, बनावट देता है, विस्तार, ऊंचाई कितनी रहती है, उसके आधार पर हमने इनको बांट दिया है। मानवीय हस्तक्षेप पर भी निर्भर करेगा ये, लेकिन मोस्टली प्रोसेस क्लियर हुआ, समझ में आया प्रोसेस अच्छे से। तटीय अपर्दन से अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां किस प्रकार से बनती हैं, कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होगा वो हम देखेंगे, लेकिन किस प्रकार की स्थलाकृतियां बन रही हैं वो हमें समझना है। सबसे पहला हमारे पास है क्लिफ्स और वेव कट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, इसमें क्या आता है, सागरीय तरंगें अधिकतम अपर्दन तटीय चट्टानों के आधार पर, यानी कि बिल्कुल निचले भाग पर करती हैं। ये चट्टान है तो ज्यादा अपर्दन यहां होता है, यहां नहीं होता। ठीक है, ज्यादा अपर्दन यहाँ होता है, यहाँ नदियां करती हैं। जब ये चट्टान छोटी हो, उसमें सबमर्ज हो, तब नदियां यहाँ करती हैं। तटीय क्षेत्रों में तो यहाँ नीचे ही अपर्दन होता है। ठीक है, ऊपर होगा पर ज्यादा नहीं होगा, तो बहुत अधिक तीव्रता से आती हैं। तो जब सागरीय तल पर तीव्र ढाल वाली जो भू आकृतियों का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लिफ कहते हैं। यहां से ये करते जाएगी, इनको एकदम बना देगी खड़ी ढाल का, तीव्र ढाल। तो ऐसे में भारत में जो कोंकण तट है उसके सहारे काफी संख्या में ये तटीय क्लिफ जो है वो पाए जाते हैं। ये क्या है? नेक्स्ट समझिएगा, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म, वेव कट प्लेटफॉर्म्स। अब क्या होता है, जैसे ही क्लिफ की तट की और पीछे, तट से पीछे हट रहा है, क्लिफ के आधार पर एक मंद ढाल वाली भू आकृति का निर्माण हो जाता है, बिल्कुल बेस पर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म या वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं। ठीक है, जिसका जो सतह है वो पूरी तरह से समतल नहीं होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है। जब वेव वापस जा रही है, अपने घर को लौट रहा है बुद्धू, तो क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा डिपॉजिट छोड़ जाते हैं। यही डिपॉजिट वेव कट प्लेटफॉर्म कहलाता है। कुछ इस तरह से ये बनता है। ये यहां से अपर्दन हुआ, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा था, यहां से अपर्दन होने लग गया, ये क्या बन गया? क्लिफ। यहां तक था ये बेचारा, इसका अपर्दन हुआ, यहां पहुंचा, यहां से अपर्दन हुआ, यहां पहुंचा, और फिर अंदर से अपर्दन होने लग गया और इसने क्लिफ का शेप ले लिया। मेजर वेव अटैक जोन हमारे पास ये है, इतने एरिया में वेव अटैक करती है, इतना ही एरिया अंदर दसता जाता है। लेकिन वेव चलेगी तो किसी बेस पर चलेगी, आधार पर चलेगी। अब वो आधार थोड़ी ना काटेगी, तो ये आधार यहाँ पर ऐसा ही रहता है। नीचे अगर आप देखें तो ये आधार ऐसा ही रहता है, ये वाला जो रीजन है ना, बाकी चेंज हो जाता है। ये आधार क्या बनाता है? वेव कट
तब यहाँ से पानी आ रहा है तो वाटर लेवल काफी अच्छा होता है, आगे जाकर तो खैर कम हो जाता है बिकॉज लैंड आ जाती है। लेकिन आपको समझ में आया वेव कट प्लेटफॉर्म क्या है और क्लिफ रिट्रीट क्या है या क्लिफ जोन क्या है। उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें देख लेंगे। ये वेव कट के बाद बनी हुई क्लिफ है जो फाइनल शेप में कुछ इस तरह से आती है। तो ये क्या है, वेव कट प्लेटफॉर्म और क्लिफ्स। क्या क्या देखा हमने, वेव कट प्लेटफॉर्म और क्लिफ देखा। अब बात करते हैं केप और बे की। ठीक है, अंतरीप और खाड़ी, जिनको हम क्या कहते हैं, अंतरीप और खाड़ी कहते हैं। अंतरीप और खाड़ी अनियमित समुद्र तट की विशेषताएं होती हैं। जब समुद्र तट क्या है, ऐसा सीधा होने की बजाय ऐसा ऐसा हो जाता है, तब केप और बे का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ कहाँ होता है, जहां पर ग्रेनाइट और चूना पत्थर जैसी कठोर चट्टान जो है और रेत और मिट्टी जैसी कोमल चट्टानें बैंड में बनी होती हैं। जैसे यहाँ पर इसमें एक सेगमेंट था ऐसा। ठीक है, ग्रेनाइट सैंड, ग्रेनाइट सैंड। अब ग्रेनाइट तो ऊपर रह गया, सैंड वाला हिस्सा इरोड हो गया, फिर ग्रेनाइट ऊपर रह गया, सैंड वाला हिस्सा इरोड हो गया। तो ये क्या है, ऐसी स्ट्रक्चर बन गई। समझ रहे हो। तो जहां पर ये क्या है, एक बैंड के रूप में पाए जाते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड चीजें, वहां पर इन चीजों का निर्माण ज्यादा होता है। तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बनती हैं, जैसे कोमल और कम अवरोधी चट्टानें घिसकर प्रवेशिका बनाती हैं, इनलेट्स बनाती हैं। लघु निवेशिका कोव्स और खाड़ियां भी में परिवर्तित हो जाती हैं। ये इनलेट्स क्या होता है, बाद में कोव्स और बे या गल्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमने गल्फ ऑफ मन्नार देखा है या फिर बे ऑफ बंगाल देखा है, तो वैसे स्ट्रक्चर्स में निर्माण हो जाता है इनका। और जब संगठित और अधिक अवरोधी चट्टानें अपर्दन से प्रभावित होती हैं तो अंतरीपों के रूप में बन जाती हैं। क्या बन जाता है, अंतरीप। और जब क्या होता है, कोमल और कम अवरोधी चट्टानें तो खाड़ी, कठोर चट्टानें तो अंतरीप। अब देखो इसको, भैया अंदर जा रहे हैं, कोमल कोमल होगा यहाँ पर जो एरिया है, तभी तो अपर्दन हुआ, उसका अपर्दन हुआ तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बन गया। इसका अपर्दन नहीं हुआ, ये ऊपर रह गया, तो ये कैसा है, कठोर। और ये कैसे एक ही लाइन में एक ही सीरीज में बने हुए हैं। इस तरह से वेव आ रही है और अपर्दन कर रही है। क्या बना, बे और केप, यानी कि अंतरीप और खाड़ी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंदराएं, मेहराब और स्टैक। ये इमेज को देखिएगा, बाद में पढ़ेंगे हम इसकी थियरी, पहले इमेज को देखो, ध्यान से देखो इसको, क्या क्या बन रहा है, कैसी कैसी स्ट्रक्चर बन रही है, क्या क्रिएट हो रहा है। देखो देखो, आराम से देखो। देख लिया, एक बार नाम पढ़ लिया सबका, स्ट्रक्चर्स भी देख ली। चलो, क्या है, कंदराएं, मेहराब और स्टैक। अब जब सागरीय तरंगे जलीय शक्ति और अपघर्षण जैसी कटाव की क्रियाएं बनाती हैं, तो तटीय भागों में जो ऊर्ध्वाधर चट्टानें होती हैं आधार तल से टकराकर रिक्त स्थान बना देती हैं। ठीक है, कैसे, गहराइयों तक इसको क्या किया जाता है, एकदम खोखला बना दिया जाता है अपर्दन कर करके, जिससे सागरीय कंदराएं यानी कि केव्स का निर्माण होता है। ठीक है, हालांकि अब इसको बनाना है अगर, तो आपको अपेक्षाकृत कठोर और संगठित चट्टानों की जरूरत रहती है, अदरवाइज कंदरा बनने से पहले ही ध्वस्त हो जाता है। आप बनाने की कोशिश भी करेंगे तो बिखर कर क्या है, नीचे आ जाएगा। हाँ, तो जब सागर तट से जल की ओर निकले हुए जो शीर्ष स्थल होते हैं, हेडलैंड होते हैं, उसके दोनों पांवों पर कंदराओं का निर्माण होता है, बाहर की ओर निकले हुए हैं जो। ठीक है, हाँ, और यही जो दोनों कंदराएं हैं विस्तृत होकर एक दूसरे में मिल जाती हैं, और जब ये मिल जाती हैं तो केव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, सॉरी, आर्क का निर्माण हो जाता है जब केव के सेगमेंट्स मिल जाते हैं, आर्क का निर्माण हो जाता है। आर्क मेहराब कहा जाता है इसको, जैसे मेहराब होता है ना मस्जिद वगैरह के जो डोम स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं इस प्रकार का, उनको मेहराब कहा जाता है। ठीक है,
पर अब ये मेहराब ऐसे नहीं है कि यूं ही रह जाएगा, इसमें और अपर्दन होगा और बदलाव आएगा। ठीक है, तो स्थायी नहीं है। अपर्दन के कारण मेहराब की ऊंचाई वाली छत, ऊंची छत जो है ये कमजोर होने लगती है, ये अलग हो जाती है। अलग होती है तो दो इस तरह से खंभ खड़े हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं स्टैक। ठीक है, क्लिफ के सामने जो आकृति है वो स्टैक या सागरीय स्तंभ बन जाता है। फिर ये स्तंभ का भी क्या होगा, इरोजन होता जाएगा ऊपर से, तो ये बन जाएगा स्टंप। स्टैक से स्टंप तक का ये बना केव। केव का अंदर वाला पोर्शन जब पूरा अपर्दित हो जाएगा तो ये ऐसी शेप ले लेगा, आर्क वाली, एकदम आर पार हो रही है जिससे। आर्क जब ऐसे बीच में से टूट जाएगी तो ये क्या है, एक इधर स्टैक बन जाएगा, ये इधर स्टैक बन जाएगा, ये तो इधर तो क्लिफ रह जाएगी, एक तरफ ये पूरा स्टैक ऐसे खड़ा हो जाएगा। और फिर ये स्टैक का अपर्दन होना शुरू होगा, अपर्दन होगा तो ये एकदम छोटा होता जाएगा, छोटा होकर स्टंप बना लेगा। समझ में आया? यहाँ क्या हो रहा है, अंडर कटिंग हो रही है, नीचे से बेस को काटा जा रहा है, गहराइयों तक काटा जा रहा है। ये क्या है, सी केव, आर्क, स्टैक, स्टंप, कंदराएं, मेहराब और स्टैक। समझ में आया? एकदम क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से आपको इलैबोरेटली एक इमेज बन जानी चाहिए। जब मैं स्टैक बोलूं तो वो एक खंभ आपके दिमाग में आना चाहिए, जब मैं आर्क बोलूं तो ऐसा मेहराब आपके दिमाग में आना चाहिए, और जब मैं कंदराएं बोलूं तो केव्स आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, गुफाएं आ जानी चाहिए। आ रही है? क्लियर हो रहा है? पिक्चर बन रही है दिमाग में? एक बार और देख लो, इसको आराम से समझ लो। हाँ, अब इसी में देखना दो कॉन्सेप्ट्स और, ब्लो होल्स और जियोस, वात छिद्र और जियो। जो कंदराएं बन रही हैं, केव्स बन रही हैं, छत के ऊपरी भाग में स्थित छिद्र को वात छिद्र कहते हैं। अगर ये ऐसे केव बनी है, इसके यहाँ पर एक छेद हो गया है, तो अब यहां से क्या है, सामान बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, वात छिद्र कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब लहरों के जलीय दाब के कारण जो वायु अंदर, अब इससे ऊपर से पानी जा रहा है, बहुत तेजी फ्लो से जा रहा है, तो अंदर की जो वायु है उसको बाहर आने का मौका नहीं मिलता है, इतना प्रेशर नहीं क्रिएट कर पा रही है वो कि बाहर आ जाए। तो फिर वो क्या करती है, छत को तोड़कर बाहर आती है। तो जब ये तोड़कर बाहर आती है तो ऐसे छिद्रों का निर्माण होता है। अब ये छिद्र क्या कहलाते हैं, फिर वात छिद्र कहलाते हैं। ठीक है, और इससे जब हवा निकलती है, वायु निकलती है, तो वो सीटी बजाती है, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बजती है ना, वैसे इसमें से सीटी की आवाज आती है। ठीक है, लेकिन वात छिद्र के आकार में विस्तार होता रहता है, क्योंकि हवा और आती रहेगी, विस्तार और होता रहेगा, और ऊपर से लहरें भी जो आ रही हैं बार बार, वो दोनों चीजें मिलकर क्या करती हैं, इसकी छत को कमजोर करती रहती हैं। और जब ये बड़े पैमाने पर ध्वस्त होकर गिर जाती हैं तो संकरी और छोटी छोटी खाड़ियों का निर्माण कर देती है। और इसी तरह निर्मित प्रवेश द्वार या जो निवेशिका होती है उसको ज्यो कहते हैं। ये बाहर निकलने का रास्ता है, ऐसा ही जब अंदर आने का रास्ता बनता है तो उसको ज्यो कहते हैं। देखो ये ऐसा होल बन गया, अब इसके अंदर पानी जाएगा, और जब ये बाहर की ओर ऐसे निकलेगा सीटी की आवाज करता हुआ, तो ये क्या है, ब्लो होल, और ये क्या है, जोस। ठीक है, हवा अंदर को जा रही है, पानी अंदर को जा रहा है, इसमें जोस, बाहर को आ रहा है सब कुछ, तो ब्लो होल्स। ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट थे, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस आप नाम याद रखें ताकि कहीं पर भी मेंशन होता है तो आपको समझ में रहे कि किस चीज की बात हो रही है। सी वेव एक्शन की बात हो रही है। ठीक है, किसकी, सी वेव एक्शन की। तो ये था वात छिद्र और ज्यो, ब्लो होल्स एंड ज्यो। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये तटीय अपर्दनात्मक जो स्थलाकृतियां थी वो हमने देखी, और इसके बाद हम देखेंगे निक्षेपात्मक यानी कि डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स, लेकिन ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, और इजाज़त लेते हैं आप सभी से। ये सब आप रिवाइज कर लेना, और हमने क्या क्या देखा एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ।
आज हमने समझा एस्चुरी, डेल्टा और एस्चुरी में फ़र्क समझा, ठीक है। रिवर रेजुविनेशन समझा, नदी का नवोन्मेष कैसे होता है। नवोन्मेष होने से एक स्थलाकृति बहुत विशेष बनती है जिसको हम कहते हैं निक पॉइंट। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर था। और फिर नदी द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां, उनके महत्व को समझा हमने कि क्यों इंपॉर्टेंट है। नदी के एक्शंस हमने यहीं कंप्लीट किए। उसके बाद हम आ गए थे हमारे सेकंड टॉपिक पर, दैट इज तटीय स्थलाकृतियां। कोस्टल लैंडफॉर्म्स पर हमने बात चालू कर दी थी, ठीक है। कोस्टल लैंडफॉर्म्स में हमने देखा बहुत सारे कारक हैं जो इसमें काम करते हैं, जो हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोलिक एक्शन है, एब्रेशन है, एट्रिशन है, कोरोजन है, वाटर प्रेशर है। फिर हमने देखा कि ये तटीय प्रक्रियाएं चलती कैसे हैं। सागरीय लहरों का रोल देखा, घर्षण होता है वायुमंडल में, समुद्री जल से जो स्थानांतरण होता रहता है, एनर्जी का वेग मिलता है, वेग से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा सी वेव मैकेनिज्म, सागरीय लहरों की क्रियाविधि, ठीक है। फिर अपर्दन के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उस पर आए हम। सबसे पहले हमने समझा क्लिफ और वेव कट प्लेटफॉर्म्स, जो कि कुछ इस प्रकार के थे। फिर अंतरीप और खाड़ी, जो कि ऐसे थे, बे और केप, केप ऑफ गुड होप, बे ऑफ बंगाल एग्जाम्पल्स हैं। और फिर हमने फाइनली देखा कंदराएं, मेहराब और स्टैक, जो कि कुछ इस तरह के बनती हैं। और फाइनली वात छिद्र और जीव। तो ये था आज का सेशन। निक्षेपात्मक कार्य जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे। और अभी के लिए इतना ही, अभी इजाजत लेते हैं आप सभी से। आज की क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात होगी, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां करेंगे, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे आगे, ठीक है, इसकी स्थलाकृतियों पर। चलिए, एक बार फिर से जाने से पहले आप सभी को मैं याद दिला देती हूँ कि आपको क्या करना है। प्रेप टुडे चैनल सर्च करना है, प्रेप टुडे चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर भी कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी के स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सकें। ऑलराइट, तो जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा याद से। और थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।